नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास शो स्पॉटलाइट में। आज का टॉपिक है गेमिंग। पैंडेमिक के दौरान गेमिंग इंडस्ट्री काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। लोग घर पे रहते थे और गेमिंग इंडस्ट्री को एक काफ़ी बड़ा पुशबैक मिला है। ये कहा जा रहा है कि भारत में गेमिंग इंडस्ट्री को पैंडेमिक में करीब $100 मिलियन से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट हुआ है। आइए देखते हैं इस पे एक खास रिपोर्ट। एक घंटा खेलता हूँ फ्री फायर। एडवेंचर्स गेम ज़्यादा अच्छा लगता है। हैप्पी व्हील्स खेलता हूँ। पबजी खेलने में बहुत मजा आता है। लूडो खेलता हूँ। फेवरेट गेम में फर्स्ट है लूडो की, सेकंड है कैरम बोर्ड। ऑनलाइन खेल का बाजार गर्म हो रहा है, इतना कि बात खेल खेल में नहीं टाली जा सकती। फोर्टनाइट, कॉल ऑफ ड्यूटी, हॉट व्हील्स, वैलोरेंट, बैटलग्राउंड, रॉकेट लीग, साइड स्वीप जैसे ग्लोबली पॉपुलर गेम्स हो या इंडियन थीम गेम्स जैसे राजी, भारत में करोड़ों गेमर्स हैं और ये कई गुना तेजी से लगातार बढ़ता मार्केट है। खेलने वाले बढ़ रहे हैं तो गेम्स डेवलप करने वाली कंपनियों की संख्या में भी कई गुना का उछाल दर्ज हो रहा है। मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी रेडसिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में गेमिंग मार्केट फिलहाल $2.2 अरब का है। ये मार्केट 30% CAGR की ग्रोथ के साथ अगले 5 सालों में $7 अरब तक पहुंचने का अनुमान है, यानी आज के मुकाबले 3 गुना बड़ा बाजार। गेम्स के लिए पेमेंट देने वालों की संख्या में भी उछाल आया है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 तक 23.5 करोड़ यूजर्स गेम्स के लिए पैसे दे रहे होंगे, जबकि फिलहाल ये आंकड़ा 8 करोड़ के करीब है। वहीं एक औसत गेमर सालाना $16 खर्च करता है और 50% की ग्रोथ रेट के साथ भारत पे करने वाले यूजर्स का सबसे तेजी से बढ़ता गेमिंग मार्केट है। यहाँ अभी सिर्फ 20% गेमर्स ही खेलने के लिए पे करते हैं। डिमांड के साथ ही सप्लाई में भी तेजी है। जहां 2015 में सिर्फ गेम डेवलपमेंट के 25 स्टूडियोज थे, वहीं 2021 में ये बढ़कर 500 के पार हो गए हैं। गौरतलब है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी ने भी गेमिंग पर फोकस करते हुए कहा था कि ये मार्केट जल्द ही भारत में म्यूजिक और फिल्मों से भी बड़ा बनने की काबिलियत रखता है। रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स, एंटरटेनमेंट और गेमिंग कंपनी ग्लांस में 17% हिस्सेदारी के लिए $200 मिलियन का निवेश करेगी। Akash is very excited in terms of India. Like gaming doesn't really exist in India, and with everything that we're doing in xCloud and our broadband connectivity, right? I think that there is huge potential, and for some of us like who don't know what gaming is, right? It's very hard to imagine that gaming will be bigger than music, movies and TV shows all put together. पिछले कुछ सालों में गेमिंग कंपनियों में दिलचस्पी के चलते कई बड़ी कंपनियों ने अधिग्रहण किए हैं, तो दूसरी तरफ OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने भी भारत में ऑनलाइन गेम्स लॉन्च किए हैं। ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स में जिस तरह की तेजी देखने को मिल उसका अंदाजा आप ऐसे ही लगा सकते हैं कि साल 2022 के 1.5 महीने भी बीते नहीं हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट में कोई कमी नहीं आ रही है। जितने भी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स उसमें ढेर सारा निवेश आ रहा है। मसलन एक कैजुअल गेमिंग प्लेटफॉर्म, एक एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म ग्लांस है, उसमें जियो प्लेटफॉर्म्स ने $200 मिलियन का निवेश किया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिसमें लगातार निवेश आ रहा है। इसी साल जुपी में नेपियन कैपिटल ने $72 मिलियन का निवेश किया है। इसके अलावा एनकोर गेम्स में भी अच्छा खासा निवेश यानी $10 मिलियन का निवेश सीरीज ए फंडिंग में आया है। ये तो रही साल 2022 की बात। अगर 2021 की बात करें तो 2021 में भी काफ़ी ज़्यादा निवेश देखने को मिला, खास तौर पे उन कंपनीज में जिन्होंने पिछले 1 साल या 2 साल में भारतीय ऑडियंस में काफ़ी ज़्यादा पकड़ हासिल की है। मसलन ड्रीम स्पोर्ट्स की बात करें तो नवंबर 2021 में इन्होंने $8 अरब की वैल्यूएशन पर $840 मिलियन जुटाए थे। वहीं MPL यानी मोबाइल प्रीमियर लीग की बात करें तो इन्होंने भी सितंबर 2021 में सीरीज ई फंडिंग में इनकी जो वैल्यूएशन थी वो बढ़कर $2.25 अरब के आसपास हो गई। इनका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो हमें अभी नहीं पता, लेकिन जो इस वैल्यूएशन पर सीरीज ई में फंडिंग जुटाई गई थी। विंजो की बात करें, ये भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है और इसने भी 2021 में सीरीज सी में $65 मिलियन जुटाए थे। लेकिन आप सोच सकते हैं कि ये गेमिंग कंपनियां पैसा कैसे कमाती है। गेमिंग कंपनियों के लिए पैसे कमाने के कई जरिए हैं, जैसे इन ऐप एडवर्टीजमेंट्स, गेम में प्रोडक्ट या ब्रांड प्लेसमेंट या इन ऐप परचेजेस। इसके साथ ही सब्सक्रिप्शन या गेम का हायर वर्जन खेलने या अपग्रेड करने के लिए पेमेंट जैसे कई जरिए हैं जिनसे ये कंपनियां मुनाफा कमाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गेमिंग कंपनियों की 27% आय इन ऐप परचेज से ही आती है।
गेमिंग के इस बाजार में युवा बड़े भागीदार हैं और बेहतर इंटरनेट और कोविड-19 महामारी के दौरान इनके इस्तेमाल में बढ़त भी आई है। 30% गेमर्स मानते हैं कि पिछले 12 महीनों में उनका गेमिंग पर बीतने वाला समय बढ़ा है। कोविड से पहले जहां एक हफ्ते में औसतन 2.5 घंटे गेमिंग में जाते थे, वहीं अब ये बढ़कर 3.5 घंटे हो गया है। इस साल के केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ कर दिया कि सरकार भी गेमिंग मार्केट को हल्के में नहीं ले रही। The animation, visual effects, gaming and comic, the AVGC sector, offers immense potential to employ youth. An AVGC promotion task force with all stakeholders will be set up to recommend ways to realize this and build domestic capacity for serving our markets and the global demand. 1 फरवरी को वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि सरकार एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स सेक्टर को प्रोत्साहित करने के लिए टास्क फोर्स बनाएगी। सरकार के मुताबिक ये सेक्टर युवाओं में रोजगार के लिए बड़े मौके खोलेगा और स्किल की बढ़ती ग्लोबल डिमांड को पूरा करने में भी मददगार होगा। लेकिन इस मार्केट के लिए रेगुलेशन की चुनौतियां भी कई हैं। मध्य प्रदेश में 11 साल के बच्चे की आत्महत्या की खबर से यहाँ की राज्य सरकार ने कड़ाई के संकेत दिए हैं। मध्य प्रदेश ही नहीं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु भी इस सेक्टर के लिए रेगुलेशंस पर काम कर रहे हैं, जिससे इन पर अंकुश लगाने की आशंका है। हालांकि हाल ही में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गेमिंग कंपनियों को राहत देते हुए राज्य में ऑनलाइन गेमिंग में गैम्बलिंग और बेटिंग लगाए गए बैन के फैसले को पलट दिया है। इससे पहले तमिलनाडु ने ऑनलाइन खेलों में पोकर और रमी जैसे खेलों पर बैन लगाया था, लेकिन उसे भी हटाना पड़ा था। दिग्गज ग्लोबल कंपनियां भी गेमिंग मार्केट का स्वाद चखना चाहती है। पिछले महीने जनवरी में दिग्गज आईटी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने गेमिंग मार्केट लीडर एक्टिविजन ब्लिजार्ड को 68.7 अरब डॉलर में अधिग्रहण की मंशा जताई थी। ये कंपनी कॉल ऑफ ड्यूटी, वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट, ओवरवॉच, कैंडी क्रश जैसे मोबाइल और पीसी एंड कंसोल गेम्स के लिए मानी जाती है। वहीं इस कंपनी में वॉरेन बफेट का भी लगभग 1 अरब का निवेश है। ग्लोबल कंपनियां गेमिंग के लिए भारत को अगला हॉटस्पॉट मानती है और यहाँ ग्रोथ की संभावनाएं भी अपार है। ये सिर्फ मोबाइल या लैपटॉप का खेल नहीं रह गया, बल्कि लगातार बढ़ता अरबों का एक मार्केट बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, ET नाउ स्वदेश। तो अभी आपने देखा कि गेमिंग इंडस्ट्री कैसे भारत और दुनिया में बढ़ रही है। अब हम चर्चा करेंगे इस मामले पर कि गेमिंग इंडस्ट्री का भविष्य भारत में क्या है, क्या हम गेमिंग इंडस्ट्री को एक कैरियर ऑप्शन के रूप में देख सकते हैं। और इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ नज़ारा टेक्नोलॉजीज के CEO मनीष अग्रवाल जी जुड़ गए हैं। मनीष अग्रवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पॉटलाइट में। तो सबसे पहला सवाल हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि आप भारत में गेमिंग इंडस्ट्री को किस तरह से देखते हैं, आने वाले कुछ सालों में गेमिंग इंडस्ट्री कहाँ जाएगी और इसका भविष्य क्या है। सो अगर आप देखें, इंडिया में 50 करोड़ करीब मंथली गेमर हैं एंड वो करीब करीब 20 करोड़ थे आज से 2-2.5 साल पहले। सो 2.5 गुना आपकी बढ़ोतरी हुई है नंबर ऑफ गेमर्स में इस मार्केट में। एंड काफ़ी कुछ बढ़ोतरी के पीछे आपका डेटा प्राइस काफ़ी कम है, आपके फोन्स, स्मार्टफोन्स सस्ते होते जा रहे हैं और लास्ट 2 साल में कोविड में जो लोग घर में लॉकडाउन हुआ उसकी वजह से आपका नंबर ऑफ गेमर्स और गेमर्स की एक्टिविटी दोनों बढ़ी है। सो इंडिया में गेमिंग में बहुत तेजी से रुझान आया है और सबसे बड़ी बात क्या हुई है कि एक धारणा थी गेमिंग सिर्फ बच्चों के लिए है, वो धारणा कंप्लीटली टूट गई है। अब आपका 7 साल से लेके 65 साल तक के लोग सब लोग अपने या तो सिंगल प्लेयर गेम खेल रहे हैं या मल्टीप्लेयर गेम खेल रहे हैं। और लूडो जैसे गेम जो हैं उसमें 5 करोड़ लोग हर दिन खेलते हैं। वो अपने आप में एक चीज कहती है कि लोगों का जो गेमिंग का एडॉप्शन है वो बहुत तेजी से बढ़ गया है। दूसरी चीज जो हमने देखी है गेमिंग के साथ, हमेशा कॉम्पिटिटिव टूर्नामेंट और लोग उसमें जो बहुत उम्दा प्लेयर होते हैं उनको देखने वाले लोग जो कि यूट्यूब पे देखते हैं या हॉटस्टार पे देखेंगे या वूट पे देखेंगे या सोनी लिव पे देखेंगे, उसमें भी बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई है। टूर्नामेंट्स में प्राइस पूल बहुत बड़ा हो गया है। करीब इंडिया में 20-25 करोड़ का प्राइस पूल आज दिया जा रहा है उन प्रोफेशनल प्लेयर्स को। तो ये अपने आप में एक, जैसे आप समझ लीजिए
1990 के दशक में क्रिकेट होता था, आज की डेट में ये ई स्पोर्ट्स हो रहा है, करियर हो रहे हैं, प्रोफेशनल प्लेयर्स को स्पॉन्सरशिप्स मिल रही हैं और जो लोग उनको देखते हैं उनकी संख्या बहुत बढ़ रही है। हमारे खुद के उसमें जो प्रीमियरशिप होती है, जो इंडिया की नेशनल चैंपियनशिप इक्विवेलेंट है, इंडियन प्रीमियरशिप, वहाँ पे आपके पहले तकरीबन 2 लाख लोग, 1.5 से 2 लाख लोग आपके देखते थे, जो कि आज की डेट में करोड़ों में पहुंच गए। सो ना ही लोग खेल रहे हैं, ना ही सिर्फ लोग खेल रहे हैं, बट कॉम्पिटिटिव टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है और उनको देखने वालों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। और हमारा ये मानना है कि जो ये स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट है, इस देश में ई स्पोर्ट्स देखने वालों की संख्या अगले आने वाले 5 से 7 सालों में क्रिकेट के बराबर या फिर क्रिकेट से थोड़ी सी कम होगी, लेकिन ये नंबर 2 स्पोर्ट्स तो जरूर बन जाएगा, फुटबॉल, कबड्डी, इन सब के आगे। बिल्कुल आपने ठीक कहा। मेरा दूसरा प्रश्न भी इसी से रिलेटेड है कि भारत में पेरेंट्स जो हैं वो ये समझते हैं कि गेमिंग जो है वो जो बच्चे करते हैं एक तरह से समय की बर्बादी है। क्या पैंडेमिक के दौरान बच्चों के हाथ में मोबाइल फ़ोन पढ़ाई के लिए हैं या लैपटॉप पढ़ाई के लिए ज़्यादा आने लगा, तो क्या आपको लगता है कि ये परसेप्शन जो पेरेंट्स के दिमाग में था वो आने वाले समय में बदला है या अभी कुछ बदला है? देखिए, जब मैं बड़ा हो रहा था तो क्रिकेट खेलने पे हमारे माँ बाप बोलते थे पढ़ाई करो, कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो, अब बाहर निकलो, आधा पौन घंटा खेल लो, लेकिन आ जाओ 3-4-5 घंटे क्रिकेट खेलना आपका समय की बर्बादी है, अपने पढ़ाई पे फोकस करो, बिकॉज पढ़ाई करोगे तो आगे बढ़ोगे, ठीक करोगे। अब 20 साल बाद, 25 साल बाद, जब क्रिकेट में करियर है, पैसा है, बहुत सारे जॉब्स हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, तो आज के डेट में मेरे से जो छोटे मेरे भतीजे लोग हैं या मेरे छोटे भाई लोग हैं, वो अपने बच्चों को स्कूटर पर बैठा के क्रिकेट कोचिंग कैंप ले जाते हैं, देखते हैं कि भाई हमारा लड़का क्रिकेट में अच्छा अगर होनहार निकल रहा है तो क्यों ना इसकी प्रतिभा को और आगे बढ़ाया जाए। यही सेम चीज ई स्पोर्ट्स में हो रही है। आज की डेट में वीडियो गेम, 2 साल पहले पेरेंट्स को मालूम नहीं था ये क्या कर रहा है मेरा बच्चा, कौन सा गेम खेल रहा है, क्या खेल रहा है, क्या चीज देख रहा है। 2 साल बाद उनको ये समझ में आया कि हाँ भाई, ये एक कॉम्पिटिटिव गेम है जिसमें अपने दोस्तों के साथ ऑनलाइन खेल रहा है, उनको खेलते हुए देख रहा है, जैसे हम क्रिकेट देखते हैं वैसे ये भी देख रहा है। इसका गेम अलग है, हमारा गेम अलग था, लेकिन ये एक जनरेशन गैप है। धीरे धीरे जैसे इसमें आपका प्राइस पूल बढ़ेगा, स्पॉन्सरशिप बढ़ेगी, आपके मीडिया राइट्स बढ़ेंगे, जो क्रिकेट में हुआ वो यहाँ होना लाजमी है। और ये परसेप्शन इंडियन पेरेंट्स का बहुत सिंपल सी सोच है कि भाई मेरे बच्चे को एक स्टेबल करियर मिले, सिक्योर जॉब मिले, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है कौन से फील्ड में भी जाए। लेकिन अगर वो स्टेबिलिटी नहीं है तो मुझे बहुत परेशानी होती है कि यार ये अपने समय बर्बाद कर रहा है, बड़ा होके क्या करेगा, कहीं घर पे ना बैठा रहे, कहीं निठल्ला ना बैठा रहे। तो अगर ये चीज धीरे धीरे जैसे इकोसिस्टम में ग्रोथ हो रही है, बहुत सारे तरीके की जॉब्स निकल के आ रही है और जॉब्स से स्टेबिलिटी आ रही है, सिक्योरिटी आ रही है और पैसा आ रहा है, तो ये अपने आप परसेप्शन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ये ओवरनाइट परसेप्शन नहीं खत्म होगा और इसमें हम जैसे लोग जो इंडस्ट्री में हैं वो सरकार के साथ काम करके नेशनल चैंपियन निकालें। जैसे अब एशियन गेम्स में ई स्पोर्ट्स है, कॉमनवेल्थ में ई स्पोर्ट्स है, नेशनल चैंपियनशिप हो, स्टेट चैंपियनशिप हो, कॉलेज चैंपियनशिप्स हो, तो एक पूरा माहौल बनेगा कि ई स्पोर्ट्स खाली काउच पोटैटो का चीज नहीं है। आपके टीवी के माध्यम से मैं सबको बताना चाहता हूँ जो ई स्पोर्ट्स में उम्दा प्लेयर्स हैं, उनकी फिजिकल फिटनेस, मेंटल अलर्टनेस बहुत हाई लेवल की होती है और उसके लिए उनको बहुत ट्रेनिंग करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी गेम खेलें और जीत जाएंगे। किसी भी अन्य स्पोर्ट्स की तरह इसका अपना एक आपका पैशन है, आपका एक डेडिकेशन है, डिसिप्लिन है। वो जब होएगा तभी आप ऊपर की चोटी के प्लेयर बन पाएंगे। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन मेरा अगला सवाल यह है कि गेमिंग इंडस्ट्री एक बिजनेस है, आप भी इस बिजनेस में हैं। भारत एक बहुत ही प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। क्या आपको लोग लग रहा है कि या आपको ऐसे आ रहे हैं कि लोग ऐप खरीद रहे हैं, उसके लिए पैसे पेमेंट कर रहे हैं गेमिंग के लिए? इस पर आपका क्या रुख है? मैं आपको कुछ नंबर बताता हूँ। आज से 3 साल पहले इन ऐप परचेज का मार्केट यहाँ पे 5 करोड़ रुपए का था, राइट? और वही 5 करोड़ नहीं, $50 मिलियन का था, जो कि करीब 350 करोड़ हो गया, राइट? अगर आप देखें आज जो मार्केट है वो $500 बिलियन, 3000 करोड़, 3500 करोड़ का हो गया।
सो आपका 2.5 साल में 10x का ग्रोथ आया है इन ऐप परचेज में। अब ये क्यों होता है इन ऐप परचेज, ये जानना जरूरी है। अगर आप एक सिंगल प्लेयर गेम खेलेंगे, आप जिसमें कि आप 2 या 3 मिनट लगा रहे हैं, दिन में 3-4 बार खेल रहे हैं, और आप उस गेम से बोर हो जाते हैं, हफ्ते भर में दूसरे गेम पे चले जाते हैं, आप कभी इन ऐप परचेज नहीं करेंगे। लेकिन जिन गेमों में आप लंबे समय तक खेलते हैं, दिन में 1-1.5 घंटा खेलते हैं और आपस में मल्टीप्लेयर गेम में टूर्नामेंट्स खेल रहे हैं, वहां पर आप गेम में आइटम खरीदेंगे जिससे कि आपका गेम बेहतर हो, आप दूसरे को हरा सकें, आप आगे प्रोग्रेस कर सकें, और धीरे धीरे आप अपने को फ्रॉम एंथुजियास्ट टू एमेच्योर टू प्रोफेशनल प्लेयर बन सकें। आपका जो ग्रोथ हुआ है इन ऐप परचेज में, वो कॉम्पिटिटिव गेम्स में हुआ है इंडिया में, एंड वो कॉम्पिटिटिव गेम्स ही दुनिया भर में सबसे बड़ा तबका इन ऐप परचेज का कॉम्पिटिटिव गेम्स, मल्टीप्लेयर गेम से आता है। इंडिया में मल्टीप्लेयर गेम्स क्यों नहीं बढ़े हुए? इसलिए नहीं हुए क्योंकि आपका इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर का जो क्वालिटी है वो बहुत बेकार था, स्पीड बहुत बेकार थी। 2017-18 से पहले मोबाइल पे मल्टीप्लेयर खेलना नामुमकिन ही के समान था। अब धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ी है, इंटरनेट की स्टेबिलिटी बढ़ी है, तो मल्टीप्लेयर खेलना आपको खेल सकते हैं और इसलिए उसका रुझान बढ़ा है। दूसरा, आपके घरों में फाइबर लेड ब्रॉडबैंड की स्पीड बढ़ी है, फाइबर लेड की स्टेबिलिटी हमेशा ज्यादा होती है, और जो आपके टॉप के गेमर्स हैं वो हमेशा अपने प्रेमाइस में खेलते हैं, घर में खेलते हैं, इसलिए उनको और अच्छा लगता है खेलने में। इंटरनेट की स्टेबिलिटी और स्पीड बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं गेमिंग के इन ऐप परचेज रेवेन्यू बढ़ने के लिए, और उसमें जैसे 5G रोल आउट होगा इस बार बजट में, हमने सुना, उससे एक और फायदा मिलेगा मल्टीप्लेयर की गेमिंग की बढ़ोतरी में, और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं टेलीकॉम कंपनीज, ISP कंपनीज, उससे और फायदा मिलेगा। तो इन ऐप परचेजेस का ग्रोथ इंडिया में कंटिन्यूसली बढ़ता रहेगा, क्योंकि आपका यंग यूथ प्लेयर है, कॉम्पिटिटिव है बाय नेचर। हम लोग गेम में बाय नेचर वी आर कॉम्पिटिटिव, और हम लोग गेम में प्रतिस्पर्धा की भावना से खेलते हैं, और जो वो वाले गेम्स हैं उन गेम्स की अपनी संख्या बढ़ती जाएगी। जैसे सर इंडिया मार्केट बड़ा होगा, ग्लोबल गेम्स आएंगे, लोकल गेम्स की क्वालिटी अच्छी होगी, लोग लॉन्च करेंगे, और मेरे हिसाब से अगला दशक इन ऐप परचेज की ग्रोथ इंडिया विल कैच अप विद US एंड चाइना, जबकि हम लोग अभी बहुत छोटे हैं। US चाइना मार्केट हमसे बहुत बहुत बड़े हैं, लेकिन उनके पास 20 साल 30 साल का कंज्यूमर बिहेवियर है पेमेंट करने का। उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट बहुत पहले उन्होंने कर लिए थे, आज से 15 साल पहले, जिसकी वजह से मल्टीप्लेयर गेमिंग पॉसिबल हुई चाइना, कोरिया, जापान में। हम लोग कैचअप कर रहे हैं, बट बहुत तेजी से कैचअप कर रहे हैं। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। आप अभी तक हम लोग बात कर रहे थे डिमांड साइड की, अगर आप सप्लाई साइड की बात करें तो भारत का उसमें कैसा पोजीशन है? अभी आप देख रहे हैं, क्या भारत के स्टूडियोज में बढ़ोतरी हो रही है? क्या हम गेमिंग को एक एक्सपोर्ट के नज़रिए से देख सकते हैं कि हम अमेरिका या बाकी यूरोपीय देशों को, यहाँ इतने टैलेंट्स हैं कंप्यूटर के, तो हम गेमिंग बना के उसको एक्सपोर्ट कर सकें? सो इंडिया का जो मार्केट है वो दोनों का है, लोकल का भी मार्केट है और ग्लोबल का भी मार्केट है। इंडिया में आपके 10-15 करोड़ लोग हैं जिनको इंग्लिश समझ में आती है, और गेमिंग में इतनी इंग्लिश की आवश्यकता नहीं होती। तो ऐसा नहीं है कि आपका इंडिया मार्केट ग्लोबल प्लेयर्स के लिए बिल्कुल बंद है। अपने रूल्स भी लोगों को आमंत्रित करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने कोई ऐसे रूल्स बना रखे हैं जो कि ग्लोबल कंपनीज यहाँ पे ऑपरेट नहीं कर सकती। सो इंडिया मार्केट अभी अगले 2-3-4 साल में आपके जो ग्लोबल प्लेयर्स हैं उनसे डोमिनेट रहेगा। जैसे जैसे इंडिया में आपका, क्योंकि बहुत बड़े गेम्स बनाने में आपका खर्चा लगता है, अनुभव लगता है, स्किल लगता है, वो तीनों चीजें इंडिया में अब लोकल एंटरप्रेन्योर्स को मिल रही हैं। उनको टैलेंट मिल रहा है। बड़ी कंपनीज जो इन्होंने सेटअप करी हैं, ग्लोबल कंपनीज, उससे टैलेंट बाहर निकल रहा है जिसने सीखा हुआ है। लॉट ऑफ प्राइवेट मनी या वेंचर कैपिटल मनी इज कमिंग इनटू गेमिंग टू सपोर्ट दीज एंटरप्रेन्योर्स। सो मेरे हिसाब से अगले 3-4 साल में आप देखेंगे इंडियन कंपनीज बढ़िया हाई क्वालिटी उम्दा गेम्स बनाएंगी, जिससे कि इन ऐप परचेज होएगा। अब आप इंडिया में बैठ के इंडिया के लिए गेम बना सकते हैं, या इंडिया में बैठ के आप ग्लोब के लिए गेम बना सकते हैं, वो आपकी अपनी रणनीति है, उस पर सब डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। बट कोर टैलेंट
and money which is required to make a good high quality global competitive game, वो इंडिया में 3-4 साल में आपको दिखने लगेंगे। जी बिल्कुल, हम एग्री करते हैं आपकी बातों से। तो आप एक तरह से ये कह रहे हैं कि गेमिंग को एज ए कैरियर ऑप्शन हम देख सकते हैं, और हमारे जो युवा हैं वो गेमिंग को एक कैरियर ऑप्शन बना सकते हैं, और जैसे हम क्रिकेट में अच्छा कर रहे हैं या किसी और गेम में अच्छा कर रहे हैं, हॉकी में अच्छा कर रहे हैं, उसी तरह से गेमिंग को भी एक कैरियर ऑप्शन बना के हम उसमें अच्छा कर सकते हैं। सो ये जो मार्केट है, यहाँ पे 3 तरीके की अपॉर्चुनिटीज मेरे हिसाब से आने वाली हैं। एक, चूंकि डोमेस्टिक मार्केट आपका बहुत बड़ा होगा, ग्लोबल कंपनीज अपने ऑफिसेस सेट करेंगी। अभी जैसे जिंगा है, ये है, ग्लू है, यूबीसॉफ्ट है, इन सब ने अपने बहुत बड़े बड़े स्टूडियो बना रखे हैं यहाँ पे जो ग्लोबल गेम्स को सपोर्ट करते हैं। ऐसे ही आपका बड़ी सर्विसिंग कंपनीज इंडिया में गेम्स बनवाएंगी। अभी आपका टेक्निकलर, लक्ष्य डिजिटल, ये अभी ग्लोबल स्टूडियोज के साथ बैठ के गेम बना रही हैं। तो इंडिया एक ग्लोबल हब बनेगा आपके प्रोडक्ट कंपनीज का भी, सर्विस कंपनीज का भी, चाहे वो एनिमेशन की जॉब्स हो, चाहे वो इंजीनियरिंग की जॉब्स हो, क्वालिटी कंट्रोल की जॉब हो, एनालिटिक्स की जॉब हो, कस्टमर सपोर्ट की जॉब्स हो, गेम डिज़ाइन की हो, सारी की सारी फील्ड्स गेमिंग में बहुत जॉब्स आने वाली हैं। दूसरी चीज़ है, आपके लोकल इकोसिस्टम में जो कंपनीज बड़ी होंगी वो आपको लोकल एम्प्लॉय करेंगी, लोकल एंटरप्रेन्योर्स बड़े होंगे, तो उनसे आपकी एक डिमांड निकलेगी बहुत बड़ी। तीसरी, मेरा मानना है कि अगर इंडिया, जैसे कि आपने बीपीओ देखा था, इंडिया कैन बिकम द गेमिंग सर्विसिंग हब फॉर द ग्लोब if we are really able to work with government to provide right incentives for global companies, because gaming में आपका कस्टमर सपोर्ट बहुत बड़ा काम होता है, आपका बैक एंड एनालिटिक्स बहुत बड़ा काम होता है, क्वालिटी टेस्टिंग बहुत बड़ा काम होता है। ये तीनों चीज़ें हम इंडिया में बहुत आराम से बैठ के कर सकते हैं किसी भी कंपनी के लिए ग्लोब में। तो प्रोडक्ट कंपनीज और सर्विसेज कंपनीज दोनों में यहाँ ग्रोथ होगी और वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगी। चलिए, अब तक तो हमने गेमिंग के पॉजिटिव साइड की बात की। अब अगर हम बात करें रोड ब्लॉक्स जो आ रहे हैं भारत जैसे देश में, कई राज्य गेमिंग पे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, कुछ सुसाइड्स के बच्चों में केसेज आए हैं, उन सभी को लेकर भी कई राज्य सेंसिटिव हैं, कुछ जो मनी इन्वॉल्व गेम्स हैं उस पर कहीं कहीं रोक लगी है। इस मामले पर आपका क्या कहना है? सो अगर आप देखें, गेमिंग में 2 हिस्से हैं। एक है जहाँ पे आपका कोई पैसे का लेन देन नहीं है, आप गेमिंग खेल रहे हैं, जो अभी हमने बात करी, इन ऐप परचेज की, एडवर्टाइजिंग की, जैसे आप अपना पबजी खेल रहे हैं या कैंडी क्रश खेल रहे हैं या लूडो खेल रहे हैं, वहाँ पे कोई पैसे का लेन देन नहीं है, वहाँ पे किसी को कोई आपत्ति नहीं है, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट को आपत्ति नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट को आपत्ति नहीं है। इट्स लाइक अनदर एंटरटेनमेंट फॉर्म विच इज इंटरैक्टिव। अब आते हैं दूसरी चीज पे जो आपने जिक्र किया कि जहाँ पे पैसे का लेन देन है। पैसे का लेन देन में भी 2 चीजें हैं। एक है जहाँ पे आप लक बहुत स्ट्रांग है और लक के बेसिस पे आपकी हार या जीत होती है, और दूसरा पहलू है कि जहाँ पे आपका स्किल चीज में आता है, जहाँ अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आप नहीं जीत सकते, जो आदमी के पास आपसे बेहतर खेलने की क्षमता है वो जीत लेगा। सो बैटिंग और गैम्बलिंग टिपिकली आपके लक बेस्ड गेम्स में आते हैं, जो कि इस देश में लीगल नहीं है, और वहां पे आपका इशू है। अभी हमें जो स्टेट गवर्नमेंट्स की आपने बात करी, वहां पे डिस्टिंक्शन बिटवीन स्किल बेस्ड गेम्स एंड लक बेस्ड गेम्स की जो लाइन है, वो थोड़ी लाइन की अंडरस्टैंडिंग गड़बड़ हो जाती है, जिसकी वजह से स्टेट गवर्नमेंट्स जहां भी पैसे का लेन देन है वो सबको एक चीज कर देते हैं और उसको फिर रेगुलेशन निकालते हैं। अभी आपने कर्नाटका का परसों डिसीजन सुना होगा, उससे पहले मद्रास हाई कोर्ट का, उससे पहले केरला हाई कोर्ट का, सबने यही डिस्टिंक्शन करी है कि भाई पैसे का लेन देन एक ऊपर की चीज है, बट उसके सेकंड लेवल पे देखें जहाँ पे लक की वजह से आप जीत रहे हो या स्किल की वजह से जीत रहे हो, और उनको एक साथ आप समाहित नहीं कर सकते। लक की पॉलिसीज अलग बनेंगी, स्किल बेस की पॉलिसीज अलग बनेंगी। तो रेगुलेशंस में ये इंटरेक्शन एंगेजमेंट के साथ ये जो अंतर है ये समझाने की फिक्की, IMAI, CII सब लोग स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, इस डिस्टिंक्शन को बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं, जिससे कि जब भी कोई रूल्स बने वो रूल्स अननेसेसरी प्रॉब्लम्स ना क्रिएट करें, जिसकी वजह से आप इंडस्ट्री कोर्ट में जा रही है, सरकार और इंडस्ट्री के बीच में कोई कोर्ट केस चल रहे हैं, उससे एक अनस्टेबिलिटी आती है, उससे पूरे इन्वायरमेंट में एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि यार मैं इसमें इन्वेस्ट करूं या ना करूं। आई थिंक वो सब चीजें जैसे जैसे क्लियर होंगी,
द स्किल बेस्ड रियल मनी गेमिंग की बढ़ोतरी और ज्यादा होगी। चलिए अब एक आखिरी सवाल, अब हम बात करते हैं आपकी कंपनी नज़ारा टेक्नोलॉजीज के बारे में। आपने हाल फिलहाल में काफ़ी सारे एक्विजिशंस किए हैं, कैसा प्रदर्शन रहा है इन नए एक्विजिशंस का, और आप आगे चलकर अपनी इंडस्ट्री को या अपनी कंपनी को कहाँ देखते हैं? अगर आप नज़ारा का थोड़ा सा 4 साल का इतिहास देखेंगे 2017 से, हमने 2017 में फ्रेंड्स ऑफ नज़ारा नेटवर्क करके एक कॉन्सेप्ट निकाला, जिसमें हमने बोला कि मैं इंडिया में जो बहुत अच्छे फाउंडर्स हैं जो कि अपने अपने क्षेत्र में माहिर हैं, उनके साथ हम कैसे साथ में काम करके दोनों परस्पर ग्रोथ करते हैं, रेवेन्यू की, मार्जिन्स की। चूंकि मार्केट बहुत बड़ा है, अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, और यहाँ पे सब कुछ टैलेंट पे निर्भर होता है, और टैलेंट इस गेमिंग में कहीं भी दुनिया भर में एक इंडिपेंडेंस खोजता है, एक ओनरशिप खोजता है, बिकॉज वो अपने पैशन पे काम कर रहा होता है। हमारा फ्रेंड्स ऑफ नज़ारा नेटवर्क का कॉन्सेप्ट ये था कि आप वो लोगों के साथ काम करो जो पैशनेट हैं, अपने क्षेत्र में माहिर हैं और उसको बहुत बड़ा करना चाहते हैं, और उनके साथ आपने मिलजुल के एक 1+1 3 करो, 11 करो। अगर आप देखें, हमने ई स्पोर्ट्स के क्षेत्र में 2017 में इंटर किया, जब इस देश में बहुत लोगों को ई स्पोर्ट्स मालूम ही नहीं था। नॉर्डविन हमारी कंपनी है, सब्सिडरी है, जहाँ पे वो 17 करोड़ का उन्होंने 17-18 में रेवेन्यू किया, और आज बेसिस एनुअल रेट जो हमने Q3 के रिजल्ट किए हैं, वो करीब करीब 200, 210, 211, 220 के बीच में उनका नंबर होएगा। तो आप देखें, जनवरी 18 से जनवरी 22 में उनकी जो तरक्की हुई है वो आपकी 12-13 गुना हो गई है। ऐसे ही हमने जब गेमिफाइड लर्निंग कंपनी ली तो 15-20 करोड़ के रेवेन्यू करती थी, आज वो 210, 211, 220 के बीच में है, और ये 2019 की बात कर रहा हूँ। 2 साल के अंदर हमने वो ग्रोथ की है। हमने ऐसे ही स्पोर्ट्स कीड़ा लिया, जो जब हमने एक्वायर किया 2019 में तो 12-13 करोड़ कर रही थी, आज 70-75 करोड़ का रेवेन्यू है और प्रॉफिटेबल है। तो हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है फाउंडर्स के साथ काम करने का, उनकी वैल्यू क्रिएट करने का, उनके थ्रू नज़ारा शेयर होल्डर्स की वैल्यू क्रिएट करने का, वो मॉडल हमारा बहुत उम्दा चला है, और उसी मॉडल पे आगे बढ़ के हम और फाउंडर्स को अपने फ्रेंड्स ऑफ नज़ारा नेटवर्क से जोड़ना चाहते हैं, जिससे कि जो गेमिंग मार्केट में मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज हैं, हम सब अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा सकें, और एक सही लीडरशिप के नेतृत्व में वो सब काम हो। मनीष अग्रवाल जी, ET Now स्वदेश से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब खत्म होता है हमारा समय, अगले हफ्ते फिर हम आएंगे किसी नए मुद्दे पर स्पॉटलाइट पे। तब तक देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।